नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की। भारत और जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। भारत के पहले 7 स्मार्ट शहरों की सूची में भोपाल, सूरत, उदयपुर शामिल होंगे। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 22 से 23 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित हुआ था और पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग वर्तमान में संकट का सामना कर रहा है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में हरित आवरण की पूर्व स्थिति को बहाल करने की बात कही गई है। साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की हानि सहित पृथ्वी के बहुआयामी संकटों से निपटने के लिए उपायों पर विचार किया गया है। रिपोर्ट में 3 वन उपायों की क्षमता की पड़ताल की गई है। एक दूसरे से जुड़े ये 3 वन उपाय हैं: वनों की कटाई को रोकना और उन्हें संरक्षित करना, निम्नलिखित भूमि में सुधार करना और कृषि वानिकी का विस्तार करना, और तीसरा है वनों का संधारणीय उपयोग करना और हरित मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना। FAO प्रत्येक 2 वर्षों में विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में विश्व के कुल वन क्षेत्र के लगभग 10.34% हिस्से का लोप हुआ है। हालांकि इस दौरान वनों की कटाई की दर भी कम हो रही थी। विश्व स्तर पर वनों की कटाई या निम्नीकरण के जोखिम वाले पारितंत्रों में कम से कम 260 गीगाटन कार्बन भंडारित है। इस कार्बन को रिकवर करना अत्यंत कठिन होता है या फिर न के बराबर होता है। इन पारितंत्रों में विशेष रूप से पीठभूमि, मैंग्रोव, पुराने विकसित वन और दलदली भूमि शामिल है। बढ़ती आबादी और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की आवश्यकता की वजह से विश्व को अधिक नवीकरणीय सामग्रियों की जरूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व का आधे से अधिक सकल घरेलू उत्पाद सामान्य या उच्च रूप से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर करता है। पूर्वोत्तर भारत में स्थानीय बाजारों में दिखाई देने वाली जंगली पौधों और कवक की 160 से अधिक प्रजातियां कई परिवारों की कुल आय में 75% तक का योगदान करती हैं। 250 नए संक्रामक रोगों में से 15% वनों से संबंधित हैं। वनों के वैश्विक वितरण की बात करें तो वन क्षेत्र 1000 हेक्टेयर है, जिसमें कि बोरियल, शीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय वन शामिल हैं। भारत और जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10.5 अरब डॉलर के हरित समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और जर्मनी के बीच छठे अंतर सरकारी परामर्श का पूर्ण सत्र बर्लिन में आयोजित किया गया। इसके समापन पर दोनों देशों ने हरित और सतत विकास भागीदारी की स्थापना के लिए आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है, साथ ही जलवायु संरक्षण की दिशा में कार्रवाइयों में तेजी लाना है। ग्लासगो में आयोजित कोप 26 सम्मेलन के दौरान भारत और जर्मनी ने जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की थी। इन घोषित जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की अवधि वर्ष 2030 में समाप्त होगी। इस तरह से ये संयुक्त घोषणा दोनों देशों को अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस साझेदारी के तहत कई सहयोग क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप का विकास। ये रोड मैप भारत जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन कार्यबल द्वारा दिए गए इनपुट पर आधारित होगा। इसे भारत जर्मन ऊर्जा मंच द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा क्षेत्र है भारत जर्मनी अक्षय ऊर्जा साझेदारी की स्थापना। इसमें नवोन्मेषी सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन पर एक पथ प्रदर्शक सहयोग स्थापित किया जाएगा। बॉन चैलेंज के तहत वन परिदृश्य को बहाल करने में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। साथ ही हरित ऊर्जा गलियारों पर सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। इसके तहत लेह हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन और कार्बन न्यूट्रल लद्दाख की परियोजना कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और आइए कुछ अन्य पहलों की भी घोषणा की गई है, उन्हें भी जान लेते हैं। ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर भारत जर्मनी साझेदारी। ये साझेदारी मेट्रो, लाइट मेट्रो आदि जैसे परिवहन के सतत साधनों के एकीकरण को समर्थन देगी। इसके अलावा नीति आयोग BMZ डायलॉग, जिसका उद्देश्य शहर स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को मजबूत करना है।
और अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करारों और साझेदारियों से संबंधित है। भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाएंगे। भारत और डेनमार्क ने हरित ऊर्जा को अपनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्व का नेतृत्व करने की आकांक्षा व्यक्त की है। इस आकांक्षा को हरित रणनीतिक साझेदारी के जरिए पूरा करने की पुष्टि की गई है। दोनों पक्षों ने भारत और डेनमार्क में व्यापक ऊर्जा नीति वार्ता पर हुए कार्यों का भी स्वागत किया। हरित रणनीतिक साझेदारी की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। ये हरित विकास के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना है। ये ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय व्यवस्था और जल प्रबंधन पर केंद्रित है। ये विशेष रूप से पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर केंद्रित है। भारत और डेनमार्क की बैठक के और भी कई परिणाम निकले हैं, जैसे कि इंडिया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव लॉन्च की गई है। इसके तहत भारत में हरित विकास और रोजगार पैदा करने में तेजी लाने के लिए भारत में हरित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। भारत इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी ICARS में मिशन पार्टनर के रूप में शामिल होने पर सहमत हुआ है। ICARS वन हेल्थ पर एक अनुसंधान साझेदारी मंच है। आपको बता दें कि वन हेल्थ अप्रोच कोलैबोरेटिव, मल्टी सेक्टोरल एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो कि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्य करती है। ये मनुष्यों, पशुओं और पौधों की अंतरक्रिया और उनके द्वारा साझा किए जाने वाले पर्यावरण पर आधारित अप्रोच है। ICARS निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए संदर्भ विशिष्ट और लागत प्रभावी समाधानों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करता है। डेनमार्क ने ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप में अपने प्रवेश की पुष्टि की है। ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप सरकारों और राज्य क्षेत्रों, सरकारी एजेंसियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बीच एक सहयोगी मंच है। इसे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए गठित किया गया है। भारत GDHP का एक सदस्य है। और अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक विरासत से संबंधित है। भारत के पहले 7 स्मार्ट शहरों की सूची में भोपाल, सूरत, उदयपुर शामिल होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 7 शहरों को भारत के स्मार्ट शहरों का प्रथम समूह घोषित किया जाएगा। ये शहर हैं भोपाल, सूरत, भुवनेश्वर, उदयपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और इंदौर। इन शहरों का चयन परियोजनाओं के पूरा होने के आधार पर किया जाता है। भोपाल ने 92% परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। इसके बाद सूरत, उदयपुर और अन्य शहर शामिल हैं। इस मिशन की अवधि जून 2023 में समाप्त हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें 6 मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित होने वाले 100 शहरों को शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को इस तरह विकसित करना है कि वे स्मार्ट समाधानों के माध्यम से प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रदान करें, स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान करें और अपने नागरिकों को उत्तम गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करें। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अन्य पहलें भी हैं, जैसे कि ICCC यानी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र। ये जल और विद्युत की आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात आदि जैसी सुविधाओं की रियल टाइम निगरानी और नियंत्रण के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, ये अभियान कोविड-19 के विरुद्ध प्रतिक्रिया में त्वरित साइकिल अनुकूल पहलों को लागू करने के लिए भारतीय शहरों को प्रेरित करने और समर्थन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज, ये चैलेंज कोविड-19 के विरुद्ध प्रतिक्रिया में त्वरित उपायों के माध्यम से शहरों को पैदल चलने के लिए अनुकूल सड़कें बनाने के लिए प्रेरित करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रमुख रूप से समुदाय के लिए योजना निर्माण और क्रियान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखा गया है। कम संसाधन और अधिक परिणाम के तहत कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता पर बल दिया गया है। सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद में शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के आधार पर, जबकि परियोजना के क्रियान्वयन में लचीलापन अपनाया गया है। वहीं एकीकरण, नवाचार और संधारणीयता के तहत नवाचार पद्धतियों और एकीकृत एवं सतत समाधानों के उपयोग पर बल दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तकनीक का इस्तेमाल एक साधन के रूप में होगा, न कि लक्ष्य के रूप में, यानी कि तकनीकों का सावधानी पूर्वक चयन किया जाएगा। इन्हें शहरों के उपयोग के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा अभिसरण यानी कन्वर्जेंस पर बल दिया गया है, जिसमें कि क्षेत्रक और वित्तीय अभिसरण की बात कही गई है। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक 22 से 30 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित हुआ था।
इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये प्रकाश प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रात्रिकालीन आकाश का आनंद उठाने के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसा कृत्रिम प्रकाश यानी कि जो आमतौर पर आप अपने घरों से बाहर देखते हैं, जो कि अधिक हो और गलत दिशा में हो या फिर बाधा उत्पन्न करने वाला हो, इसे प्रकाश प्रदूषण या लाइट पोल्यूशन के रूप में देखा जाता है। प्रकाश प्रदूषण के घटकों में शामिल है तीव्र प्रकाश यानी कि ऐसा अत्यधिक चमक वाला प्रकाश जो देखने में असुविधा पैदा करे। दूसरा है आकाशीय चमक, ये आबाद क्षेत्रों में रात्रि में आकाश का चमकना है। इसके अलावा प्रकाश का अनुचित उपयोग यानी कि वैसी जगहों पर प्रकाश का उपयोग जहां इसकी जरूरत नहीं है और जहां ये दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा प्रकाशीय अव्यवस्था यानी क्लटर, इसका मतलब है कि प्रकाश स्रोतों का भ्रामक और अत्यधिक समूहन। प्रकाश प्रदूषण का दुष्प्रभाव ये होता है कि ये खगोलीय अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न करता है, विशेष रूप से मनुष्यों और उसके प्राकृतिक शारीरिक चक्रों यानी सर्केडियन रिदम पर प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव डालता है। साथ ही ये मेलाटोनिन के उत्पादन को भी प्रभावित करता है। मेलाटोनिन प्रकाश और अंधेरे द्वारा नियंत्रित होते हैं। सर्केडियन रिदम का मतलब है शारीरिक, मानसिक और व्यवहार में परिवर्तन जो कि 24 घंटे के चक्र का पालन करते हैं। अव्यवस्थित पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश प्रदूषण विशेष रूप से निशाचर वन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसका पौधों और जानवरों के शरीर विज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये ऊर्जा की खपत को बढ़ाता है। ऐसे में प्रकाश प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरीके अपनाने पर बल दिया गया है, जैसे कि प्रदर्शनों और रोशनी के लिए LED तकनीक और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अधिक चमक वाले विज्ञापनों से बचना चाहिए, ये ट्रैफिक सिग्नल्स को धुंधला कर देते हैं और उसकी दृश्यता को कम कर देते हैं। अगली खबर कृषि और उद्योग जगत से है। पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग वर्तमान में संकट का सामना कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग के समक्ष मौजूदा संकट की वजह से कई जूट मिलें बंद होने की स्थिति में आ गई हैं। जूट उद्योग पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में प्रमुख उद्योग है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है। ये किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। गंगा डेल्टा क्षेत्र जूट की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। इस क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि जूट की खेती के लिए अनुकूल है। जूट की फसल के बढ़ने के दौरान लगभग 125 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर प्रति माह अच्छी तरह से वितरित वर्षा की जरूरत होती है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक, नवीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद है। इस कारण ये सुरक्षित पैकेजिंग के सभी मानकों को पूरा करता है। इसका उपयोग फैशन के सामान, फर्श की कवरिंग आदि जैसे उत्पादों के निर्माण और कपड़ा उद्योग में किया जाता है। लेकिन जूट उद्योग की वर्तमान में कई मुख्य चिंताएं हैं, जैसे कि जूट मिलें अपना कच्चा माल सीधे किसानों से प्राप्त नहीं करती हैं और इसका कारण ये है कि जिन स्थानों पर मिलें स्थापित हैं, किसान उनसे बहुत दूर रहते हैं और इसीलिए खरीद प्रक्रिया बिचौलियों या व्यापारियों के माध्यम से संचालित की जाती है। बेहतर गुणवत्ता वाले जूट फाइबर के उत्पादन में भारत बांग्लादेश से पीछे है और इसके कई कारण हैं, जैसे कि रेटिंग, जिसे कि अपगलन भी कहा जाता है, और कृषि यंत्रीकरण से जुड़ी अवसंरचना संबंधी बाधाएं, प्रमाणित बीजों की उपलब्धता की कमी आदि। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति में कमी और कम उपज भी इसका कारण है। इसीलिए जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जूट को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति संचालित की जा रही है। जूट पैकेज सामग्री वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग अधिनियम 1987 लागू किया गया है। इसके अलावा जूट की बोरी की खरीद के लिए स्मार्ट प्लेटफॉर्म जूट स्मार्ट शुरू किया गया। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार लोक स्वास्थ्य के हितों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन ये प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुट्टा स्वामी निर्णय में निर्धारित 3 आवश्यकताओं को पूरा करने वाले होने चाहिए। और ये आवश्यकताएं हैं वैधानिकता, वैध आवश्यकता और अनुपातिकता। शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता बच्चों सहित प्रत्येक मनुष्य का अपने शरीर की स्वायत्तता और आत्म निर्णय का अधिकार है। सहमति के बिना शरीर में अनुचित हस्तक्षेप इसका उल्लंघन कहलाता है।
सिन गुड्स। सरकार वस्तु और सेवा कर में सिन गुड्स को शामिल करने की योजना बना रही है। सरकार ने ये निर्णय जीएसटी प्रतिपूर्ति की 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद राज्यों को प्रतिपूर्ति करते हुए लिया है। सिन गुड्स वे वस्तुएं होती हैं जिन पर सरकार सिन टैक्स लगाती है। ये सामाजिक रूप से हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक विशेष कर होता है। उदाहरण के लिए लोक स्वास्थ्य उद्देश्यों की वजह से शराब, तंबाकू उत्पादों आदि पर कर लगाए जाते हैं। ये कर कई स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद करते हैं। इससे पहले सरकार ने लोक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सभी तंबाकू उत्पादों पर व्यापक कर नीति प्रस्ताव के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया था। भारत में सिन गुड्स पर कर भार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित न्यूनतम 75% कर भार से कम है। जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने की योजना। इस योजना के लिए मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात हब के रूप में जिले की अपनी प्रस्तावित योजना के लिए वित्त मंत्रालय से 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करने की योजना को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इससे 200 जिलों के उत्पादकों को विनिर्माण बढ़ाने और अपने उत्पादों के लिए विदेशी खरीदार तलाशने में मदद मिल सकेगी। ये योजना नई विदेश व्यापार नीति का हिस्सा होगी। इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग यानी MSMEs, किसान और छोटे उद्योग विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यूनिकॉर्न। ओपन नामक फिनटेक फर्म भारत की 100वीं यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न शब्द का उपयोग किसी भी निजी तौर पर स्थापित उस कंपनी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसका कुल मूल्य $1 बिलियन या इससे ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में भारत, अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। ये यूनिकॉर्न विविध बिजनेस मॉडल के साथ सॉफ्टवेयर, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन व्यापार और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से है। किसान ड्रोन। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसान ड्रोन को बढ़ावा देने, मुद्दे, चुनौतियों और आगे की राह विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया है। किसान ड्रोन में कीटनाशकों और पोषक तत्वों से भरा एक टैंक लगा होता है। इस ड्रोन में लगभग 5 से 10 किलोग्राम की उच्च वहन क्षमता होती है। इस ड्रोन से समय की बचत होगी और कम मेहनत में ही समान रूप से छिड़काव करना संभव होगा। ड्रोन का उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। भारत में रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन किसान यात्रा शुरू की गई थी। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन सोफिया। नासा चंद्रमा पर जल की खोज करने वाले सोफिया टेलीस्कोप को बंद करने की योजना बना रही है। सोफिया बोइंग वायुयान के भीतर 2.7 मीटर अवरक्त टेलीस्कोप है। ये सतह से लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। सोफिया नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी का संयुक्त सहयोग है। ये तारे के जन्म और मृत्यु तथा नए सौर मंडल के निर्माण को समझने के लिए डेटा एकत्र कर रहा है। इसे सुदूर अवरक्त तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ्स में खगोलीय पिंडों का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2019 में सोफिया ने हीलियम हाइड्राइड की खोज की थी। ये लगभग 14 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड में बनने वाला पहला अणु था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसका प्रकाशन एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रकाशित करता है। ये सूचकांक प्रत्येक देश में पत्रकारों, समाचार संगठनों और नेटिजन्स की स्वतंत्रता की सीमा को रेखांकित करता है। साथ ही ऐसी स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित होती है। इसमें 100 को सर्वोत्तम संभव स्कोर और 0 को सबसे खराब माना जाता है। प्रेस स्वतंत्रता के मूल्यांकन मानदंड में 5 संकेतक शामिल हैं: राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। वर्ष 2022 के सूचकांक में भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 142वें स्थान पर था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। जगत गुरु बसवेश्वर या बसवन्ना 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की थी। इसे वीरशैव आंदोलन भी कहा जाता है। पाल कुरिकी सोमनाथ द्वारा लिखित बसव पुराण में इनके जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। बसवन्ना समानता और कठोर परिश्रम में विश्वास करते थे। इससे सामाजिक सुधारों की दिशा में सकारात्मक कार्य हुए, जैसे कि जाति उन्मूलन, लैंगिक समानता, विधवा पुनर्विवाह
आदि। उन्होंने वचनों के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा किया। बसवन्ना ने कलचुरी राजवंश के राजा बिज्जल के अधीन अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की थी। ये एक ऐसी सभा थी जहां शिक्षाविद और दार्शनिक एकत्र हो सकते थे और अपने अनुभव साझा कर सकते थे। बसवन्ना के व्यक्तित्व की बात करें तो ये एक स्वतंत्र विचारक थे। उन्होंने निष्पक्षता, करुणा और सादगी के गुणों को प्रदर्शित किया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों के बारे में। ओकिनावा द्वीप हाल ही में चीनी नौसैनिक पोत मियाको जल संधि से गुजरे हैं। ये जल संधि जापान के ओकिनावा के मुख्य द्वीप को मियाको द्वीप से अलग करती है। ओकिनावा द्वीप समूह रयूकू द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है। रयूकू द्वीप श्रृंखला पूर्वी चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच की सीमाओं को निर्धारित करती है। ओकिनावा द्वीप और अमामी ग्रेट आइलैंड द्वीप समूह में दो सबसे बड़े द्वीप हैं। मियाको जल संधि रयूकू द्वीप श्रृंखला में एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये सर्वाधिक चौड़ा मार्ग होने के साथ साथ एक चोक पॉइंट भी है। ओकिनावा द्वीप समूह जापान के नियंत्रण में है। इसके सेनकाकू द्वीप पर चीन और ताइवान अपना दावा करते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया रूस यूक्रेन की पश्चिमी सीमा पर मालदोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोलने जा रहा है। इसकी राजनीतिक सीमाएं हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया नीस्टर नदी के पूर्वी तट पर है। इसके पश्चिम में मालदोवा और पूर्व में यूक्रेन स्थित है। इसे अक्सर सोवियत संघ के अवशेष के रूप में वर्णित किया जाता है। रूस इसे स्वतंत्र क्षेत्र नहीं मानता है। ये अपनी अर्थव्यवस्था, सब्सिडी और मुफ्त गैस के लिए रूस पर निर्भर है। ट्रांसनिस्ट्रिया में अधिकांश लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूस की तरह सिरिलिक लिपि का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।